फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हम घटनाचक्र से इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो सेक्शन है उसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से इन नोट्स को बनाया गया, जब आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए वो सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे एग्जामिनेशन से पहले, और 100% एग्जामिनेशन में इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे कोर्स में एनरोल कराना पड़ेगा, जिसमें आपको मात्र 499 रुपये का पेमेंट करना रहेगा, जिसके तहत आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एकदम क्रिस्पी नोट्स जो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे, बल्कि उससे बाहर कुछ भी आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ घटनाक्रम देखते हैं, उससे रिलेटेड तिथि देखते हैं। ये चीज़ पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखते हो कि एग्जामिनेशन में आपको जब क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आता है और अगर आपको नहीं उसके डेट्स के बारे में आइडिया है तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर अरेंज करके लगाया गया है। सो आइए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं मुर्शीद कुली खां की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो बंगाल में नवाब रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, उन सब चीज़ों के बारे में। सो मुर्शीद कुली खां, इनका जो शासनकाल रहा ये 1717 से लेके 1727 तक रहा। अंबर का युद्ध, ये युद्ध हुआ है आपका अगस्त 1749 में। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चिलियावाला का युद्ध, ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। 13 जनवरी 1849 को ये हुआ था। अलीवर्दी खां की बात करें तो ये जो इन्होंने शासन किया था ये 1740 से 1756 तक किया था। ब्लैक होल, इसकी जो घटना हुई थी ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर डेट भी पूछी जा चुकी है, सो आपको याद रखना होगा 20 जून 1756। और इसी के बाद प्लासी का युद्ध हुआ है आपका 23 जून 1757 को। मीर कासिम की बात करें सो इन्होंने जो शासन किया 1760 से लेकर 63 तक किया। इसके बाद वॉन्डीवॉश का युद्ध, ये आपका जनवरी 1760 में हुआ। नेक्स्ट बात करें हम बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध हुआ है आपका 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करें 16 अगस्त 1765 को हुई। वहीं खुर्दा का युद्ध, इसकी बात करें तो ये आपका 1795 में हुआ। यहाँ पर वो सारी डेट्स इंक्लूडेड हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं या अभी तक पूछी गई हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मुर्शीद कुली खां की, जिन्होंने बंगाल में शासन किया एक नवाब के रूप में 1717 से 1727 तक, जिसके बारे में अभी हमने देखा है। ये जो थे, इन्हें मुगल सम्राट जो फारुखशियार थे इन्होंने अपॉइंट किया था, और ये आखिरी गवर्नर थे या फिर आखिरी नवाब थे बंगाल के, जिनको नियुक्त किया गया था मुगल सम्राट के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो बनाई थी मकसूदाबाद को, जिसको बाद में नाम दिया गया मुर्शिदाबाद। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो मुर्शिदाबाद है या फिर मकसूदाबाद है, ये जो कैपिटल है ये किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। सो मुर्शीद कुली खां, इन्होंने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था इसको स्टार्ट किया था। आगे बात करते हैं शुजाउद्दीन की। ये जो थे ये मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल के सूबेदार बने या फिर बंगाल के ये गवर्नर बने, या फिर इनको नवाब कह सकते हैं, नवाब थे बंगाल के। इन्होंने शासन किया और ये मुर्शीद कुली खां के दामाद थे। इनको जो मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं, उसने मान्यता दी थी। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं आपके अलीवर्दी खान। ये जो थे 1740 से लेकर 1756 तक इन्होंने रूल किया, और इन्होंने यूरोपियों की तुलना करी थी मधुमक्खियों से। इनकी मृत्यु के बाद जो इनका दौहित्र था, यानी कि इनकी बहन का जो लड़का था जिसका नाम था सुराजुद्दौला, ये इनका उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल, ये जो घटना हुई थी ये भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी 20 जून 1756 में। और ये जो घटना थी इसमें कई सारे अंग्रेज थे जिनको एक ही कमरे के अंदर बंद किया गया था। उसमें से एक बंदा बच गया था जिसका नाम था J.Z. हॉलवेल, और इसने ये चीज़ बताई थी कि तकरीबन 18 फीट लंबा वो कमरा था और 14 फीट 10 इंच के आसपास चौड़ा था, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद करा गया था और दम घुटने की वजह से लगभग सभी मर गए थे। ये एक जीवित बचे व्यक्ति थे। इसके अलावा गुलाम हुसैन की बात करें तो गुलाम हुसैन ने जो ये थे आपके सिराजुद्दौला, इनके ऊपर एक बुक लिखी थी जो थी आपकी सियार उल मुतखैरिन। तो ये बुक का नाम और ये जो इसके लेखक थे इनको भी आपको याद रखना है।
इसके बाद आगे बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। बहुत आपने इनका नाम सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव का। ये जो थे, ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इनको संस्थापक माना जाता है। प्लासी का जो वॉर हुआ था, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, इसमें बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनको हराकर ब्रिटिश प्रभुत्व की यहाँ पर नींव रखी गई थी। ये बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से लेकर 60 तक रहे। उसके बाद 1765 से लेकर 67 के बीच में ये बंगाल के नवाब रहे। आगे बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। इनको जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था, और जो प्लासी का वॉर हुआ 23 जून 1757 को, उसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको इन्होंने डिफीट किया, उसको हराया, और यहीं से ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। ये जो थे, ये बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 तक, और उसके बाद 1765 से लेकर 67 तक ये उस पद पर आसीन रहे। इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इसके साथ इलाहाबाद की संधि करी थी, और इसी के टाइम पर जो अंग्रेजी सैनिक थे, उन्होंने एक विद्रोह किया था जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं, व्हाइट रेबिलियन के नाम से। इसके द्वारा बंगाल में एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी, और ये एक सैनिक के रूप में राजनेता था। विलियम पिट की बात करें तो विलियम पिट ने इसके लिए बोला था कि ये जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। इसके बाद आगे बात करते हैं प्लासी के वॉर की, जिसका डेट अभी हमने देखा है 23 जून 1757। इस पर्टिकुलर डेट को आपको जरूर याद रखना है। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने लीड करा, वहीं सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, इसके साथ में ये लड़ाई लड़ी गई, प्लासी का वॉर। और नवाब की जो सेना थी उसमें 3 राजद्रोही थे, 3 गद्दार थे, जिनका नाम था मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। ये जो था पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे लोकेटेड था, जो ये प्लासी का मैदान है, या फिर हम कहें तो प्लासी जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में जो नदिया जिला है उसमें भागीरथी रिवर के पास में ये लोकेटेड है। नवाब की सेना की बात करें तो इसकी एक अग्रिम टुकड़ी थी, जिसका जो था नेतृत्व करता वो था मीर मदन और मोहन लाल। अब हुआ ये, जब लड़ाई हो रही थी उस टाइम पर मीर मदन को गोली लग गई, जिसके बाद जो था मीर जाफर ने और जो दूसरे गद्दार लोग थे, उन्होंने इसको ये सलाह दी नवाब को, सिराजुद्दौला को, कि आप जो है युद्ध छोड़ के चले जाओ, बाकी यहाँ पर हम संभाल लेंगे। और यहीं से पूरा गेम बदल गया, यानी कि नवाब वहाँ पर एक बार को डिफीट कर सकता था रॉबर्ट क्लाइव को, वो आगे फाइट कर सकता था, बट इन लोगों की एडवाइस की वजह से वो वापस लौट गया, और उसी की वजह से प्लासी का वॉर सिराजुद्दौला को हारना पड़ गया। नवाब वापस कहाँ पहुंचा? मुर्शिदाबाद, और यही जो था उसकी हार का कारण बना। इसके बाद बात करें कि अंग्रेजों को इस युद्ध से क्या लाभ हुए, तो यहाँ पर 2 तरीके के लाभों की बात करेंगे। एक है सैनिक और दूसरा है आपके वाणिज्यिक। वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था? उसका काम था यहाँ पर बिजनेस करना, तो बिजनेस के लिए उसको लोकेशन चाहिए थी, और ये सारे राइट्स चाहिए थे कि वो ईजिली अपना बिजनेस कर पाए। दूसरा, सैनिक लाभ भी यहाँ पर प्राप्त हुए। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि ये प्लासी का जो वॉर था इसी से मिली। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं मीर कासिम की। इसने जो रूल करा, ये करा 1760 से लेके 63 तक, यानी कि 60 से लेके 63 तक। और ये जो था अलीवर्दी खां का सबसे योग्य उत्तराधिकारी था। इसने शासन संभालने के बाद मतलब जब इसने शासन संभाला था उससे पहले ये पूर्णिया और रंगपुर यहाँ पर एक फौजदार के रूप में काम करता था। इसने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसका रीजन सिर्फ ये था, ये नहीं चाहता था कि ब्रिटिश जो हैं, जो अंग्रेज हैं, वो इसके शासन में दखलंदाजी करें, और वो उस पूरी कॉन्स्पिरेसी से बाहर रहना चाहता था। इसीलिए इसने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया। इसने सेना का जो अपनी गठन किया उसमें इसने यूरोपियन सिस्टम को अपनाया, और इसने जो है मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था भी की। इसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको ये बिल्कुल बख्शना नहीं चाहता था, तो उन पर भी इसने जुर्माने लगाए। एक तरफ अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास जारी रखा गया, दूसरी तरफ जितने भी ऐसे लोग थे जो करप्ट थे उन पर इसने भारी जुर्माना लगाया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉर है वो है आपका बक्सर का युद्ध, जो कि आपका 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और जो अपोजिट मतलब पार्टी थी, या फिर जो कहें कि अपोनेंट थे जिनसे युद्ध हो रहा था बक्सर का, इसमें मीर कासिम थे। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। इसके अलावा जो मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड,
इन लोगों ने फाइट करी, किसके साथ में, हेक्टर मुनरो के साथ में। इस युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था आपका विंस्ट्रॉयड, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद तक का जो प्रदेश था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए नियुक्त करा गया मोहम्मद रजा को, और वहीं राजा शिताब राय इनको बिहार के लिए अपॉइंट किया गया। मोहम्मद रजा खां की बात करें तो ये उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। ये कब हुई आपकी, 16 अगस्त 1765 को। ये पर्टिकुलर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। इसके तहत हुआ क्या, शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे जो था इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा के वो क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे वो किसको मिले, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को एक फरमान जारी करा, किसने, जो आपका मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, इसने एक फरमान जारी करा और इसी के तहत कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। नज्म उद दौला, इसका नाम जरूर याद रखना है। ये जो था बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले में नवाब द्वारा सम्राट यानी कि आपका जो ये शाह आलम सेकंड है, इनको 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। आगे बात करते हैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की। 1788, मतलब इसका जो लाइफ रहा था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में और बहुत ही ज़्यादा कष्ट में रहा था। 1788 में इसको अंग्रेजों के द्वारा अंधा कर दिया गया। और वहीं 1803 में बात करें सो इसी के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड ये जो थे वो इसके उत्तराधिकारी थे। अकबर द्वितीय की बात करें 1806 से लेके 37 तक इसने रूल करा। उसके बाद बहादुर शाह आए, जिनके टाइम पर ही जो आपकी क्रांति हुई थी 1857 की, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं लेक्चर्स में। सो 1837 से 57 तक इसने रूल किया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी की तरह जीवन व्यतीत किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पेंशन देती थी, उसी पे इनका गुजारा चलता था। इसके बाद बात करें कि खासी जनजाति ये किस तरीके से अंग्रेजों के संपर्क में आई। बंगाल की दीवानी जब अंग्रेजों को मिल गई, ठीक है, उसके बाद 1765 में वो सिलहट आए। अब वहां पर क्या था कि खासी जनजाति के लोग ये बिजनेस करते थे, किसका, रेशम का, सूती कपड़े का या फिर सूती सामान का, लोहे का, जो शहद है उसका, सींगों का, चूने पत्थर का। और ये सिलहट की सीमा पर आते थे ये लोग, खासी जनजाति के लोग। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनको भी पता चला भाई इसमें बड़ा भारी मुनाफा है, तो ये लोग भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हुए, जो चूना पत्थर का व्यापार था उसमें। और इस तरीके से ये जो अंग्रेज थे ये खासी ट्राइब के संपर्क में आए। आगे बात करें कि जो अवध के नवाब थे, क्या उस टाइम पर हिंदू जो जाति के लोग, मतलब हिंदू धर्म के जो लोग होते थे, जो अधिकारी होते थे, क्या इनको उच्च पदों पर अपॉइंट किया जाता था? तो बिल्कुल किया जाता था। इसके 2 एग्जाम्पल मिलते हैं। एक अवध का नवाब जो आसिफुद्दौला था, इसके दरबार में एक दीवान या फिर इसका जो अर्थ मंत्री के रूप में राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल, इनको अपॉइंट किया गया था। तो इनके नाम याद रखने, जब हम राजा टिकैत राय की बात करें या फिर राजा झाऊलाल की बात करें, तो ये दोनों ही किसके अंडर काम करते थे, आसिफुद्दौला, उसके साथ इन्होंने काम किया और उच्च पदों पर थे। ये ऑब्वियसली बात है, दीवान या फिर अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, अर्थमंत्री की बात करें, तो एक बड़ा पद है। वहीं नवाब सफदरजंग की बात करें तो उसके प्रधानमंत्री और सेना नायक ये कौन थे, राजा नवल राय। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। आपको पर्टिकुलरली ये याद रखना है कि किस नवाब के साथ कौन काम करता था। एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से ये चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं अंबर के वॉर की। ये जो युद्ध हुआ अंबर का, ये बंगाल के नवाबों से एसोसिएटेड नहीं है, बट इस चैप्टर में इसको मेंशन किया गया था, तो इसको यहीं पर हम खत्म करते हैं, पढ़ लेते हैं। अंबर का युद्ध, ये पर्टिकुलर आपको डेट याद रखनी है, अगस्त 1749। किसके बीच में हुआ? जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसके साथ में हुआ। किसका? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना, इन तीनों ने साथ मिलकर लड़ाई करी। और इसमें जो हुआ क्या, इसमें अनवरुद्दीन इसकी हार हुई और इसको जो था फाइनली मार दिया गया। कहां पर हुआ एग्जैक्टली? तो कर्नाटक में हुआ। टू बी स्पेसिफिक, अंबर नाम की एक प्लेस है जिसके नाम पर ही इसको अंबर का युद्ध या फिर अंबर युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि वेल्लूर के पास में है। मुजफ्फर जंग की बात करें, दक्कन का सूबेदार ये बन गया इस युद्ध के बाद।
और इस उपलक्ष्य में उसने जो डुप्ले था फ्रांसीसी, इसको कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर बना दिया और उत्तरी सरकार के कुछ हिस्से भी फ्रांसीसियों को इसने सौंप दिए। ये रिजल्ट है इस वॉर का। उसने फ्रांसीसियों से प्रार्थना की, जिसके तहत फ्रेंच सेना की एक टुकड़ी, जिसका जो लीडर था या फिर जिसको लीड किसने करा था, किसने, बुस्सी ने, वो इसके साथ में छोड़ी गई, वो तैनात करी गई इसके साम्राज्य में। आगे बात करें वॉन्डिवॉश का युद्ध, ये जनवरी 1760 में हुआ। ये सर आयरकूट यानी कि जो अंग्रेज थे उनको उनका लीडर था ये उस सेना का सर आयरकूट, और वहीं फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली। इसमें क्या हुआ कि सर आयरकूट की जो सेना थी इसने फ्रांसीसियों की सेना को हरा दिया और फाइनली फ्रांसीसी जो थे इसमें हार चुके थे। ठीक है, तो ये वॉन्डिवॉश का युद्ध भी आपका बंगाल के नवाबों से एसोसिएटेड नहीं है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसके बारे में मेंशन था, तो उसको भी यहाँ पर एकदम रिफाइन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट बात करें चिलियावाला का युद्ध। ये युद्ध हुआ आपका 13 जनवरी 1849 को अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड गफ और सिख सेना की तरफ से शेर सिंह, इन्होंने लीड किया। अब इसमें कोई भी ना हारा ना कोई जीता, ये अनिर्णित रहा था। और इस युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, आपका लॉर्ड डलहौजी। वहीं खुर्दा के युद्ध की बात करें 1795 में हुआ, निजाम वर्सेस मराठा, निजाम और मराठा के बीच में ये वॉर हुआ, इसमें निजाम की हार हुई। अब ये जो आपने देखा है, चाहे चिलियावाला युद्ध की बात करें या फिर हम बात करें खुर्दा के युद्ध की या फिर वॉन्डिवॉश का युद्ध या फिर हम बात करें अंबर के युद्ध की, इन सब का कोई रिलेशन नहीं है आपके बंगाल के नवाब से, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई थी, तो इनको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। कल आपको एक नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, एकदम समराइज तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, और इस तरीके से कि आप एग्जामिनेशन से पहले मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिवाइज कर पाओ, ताकि कुछ भी ऐसा ना रहे जो आपको ना आता हो, सारी चीज़ें आपको पता हो, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आए आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जाते जाते इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं इस PDF को लेना, इसके लिए आपको सिंपली 499 का जो हमारा कोर्स है उत्तर प्रदेश PCS के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि दोनों में ही GS कॉमन रहता है, उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। एनरोल कराने के लिए आपको 6395649901 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करना है। कॉल मत करिएगा, अदरवाइज क्योंकि कॉल में रिसीव कर नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता। सो आप लोग सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर कोर्स में एनरोल कराना है तो आप करा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।